हेलो एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। जैसा कि न्यूमेरिकल्स सेशन चल रहा है, मैंने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिस चैप्टर्स का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। जिसको भी वो उस लेक्चर्स का न्यूमेरिकल देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज मैं जो न्यूमेरिकल सेशन लाया हूं वो भी 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर्स क्या है आपका ऑसिलेशन, दूसरा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड द लास्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन से। ये बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट जो PYQ है 4-5 साल का, वही PYQ मैं करा रहा हूं। ओके ना, तो चलिए सबसे पहला PYQ देखते हैं। ओके, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM आफ्टर 1 सेकेंड इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इक्वल टू 5 sin 5t/3। ओके, यानी गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन ये दिया है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, हम चाहते हैं कि 2 में पूरा टोटल मार्क्स मिले, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, एक बार हम जब जान लेंगे तो वैसा ही हमेशा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद दिया क्या क्या है, x इक्वल टू 5 sin πt/3। उसके बाद क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू फाइंड। यहां क्या लिखेंगे? टू फाइंड। और फिर हम ऐसे करेंगे, और फिर इस पर हम निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? v इक्वल टू में फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है हमें। अब मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि दिया क्या है, x इक्वल टू 5 sin πt/3 ये दिया है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx/dt। ओके, तो d/dt, x का वैल्यू हमने, x वैल्यू क्या है हमारा? 5 sin πt/3 ये हो जाएगा हमारा। ओके, समझ में आया अच्छे से? अब क्या करेंगे? यहां से 5 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे? d/dt sin πt/3। ओके ना, इतना लिख लेंगे। समझ में आया अच्छे से? ओके, अब क्या करेंगे? क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन? कॉस होता है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 5 cos πt/3 ये तो हो गया हमारा। लेकिन अंदर, क्योंकि अंदर भी तो होगा, किसका? t का भी होगा अंदर, यानी ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। समझ में आ रहा चीजें? तो क्या करेंगे? πt/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई π/3 ये होगा हमारा। ओके ना, अभी कह रहा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 पे पुट करना है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पे जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारा? 5, इसको इधर लाओ, 5 π/3, फिर क्या हो जाएगा? cos π/3 इंटू 1 इंटू 1। तो इसको हम इधर लिखेंगे, यहां लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 π/3। अब बताओ cos π/3 का वैल्यू कितना होता है? cos π/3 मतलब व्हाट? cos π/3 मतलब cos 60। तो 5 π/3 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2 होता है ना। तो कितना लिखेंगे? 5 π/6। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 5 π/6 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि एक बार मैग्नेट है, देखो एक बार मैग्नेट है जिसका मास कितना है? 120 ग्राम है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, हैज डायमेंशन L 40 mm, ब्रेथ 100 mm एंड h जो हाइट जो है
80 mm है विथ इट्स डायमेंशन h वर्टिकल, यानी h कैसे है, ये वर्टिकल है. द मैग्नेट परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द पीरियड t इक्वल टू pi सेकेंड if the magnetic moment is 3.4 ampere meter square. Determine the influencing magnetic field. ठीक है ना. ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप इसको पैरेललोपाइड मान लो, ठीक है, तो ये हमारा h है, ये हमारा क्या है, h है, ठीक है, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है, ब्रेथ है. तो ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है. तो ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो बेसिकली इसके अबाउट आएगा. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ये हम हाइट नहीं लेते हैं, ये बेसिकली सिर्फ ये लेते हैं, ठीक है ना. तो जैसे हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m/12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना. ओके, तो देखिए सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है. यहां पे h का कितना 80 mm है, l कितना है 40 mm है एंड b कितना है 10 mm है. तो ये ऐसे से रोटेट कर रहा है. इसका मैं रोटेट कर रहा मतलब क्या, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी रोटेट नहीं ऑसिलेट कर रहा है. तो ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कितना दिया है, पाई सेकेंड दिया हुआ है. और हमारा देखिए इसमें और क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां पे 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके ना. अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना पड़ेगा. तो टाइम पीरियड पहले क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर ऐसे ऑसिलेट करता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2π√I/mb होता है. और हमें b निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, b निकालना है. m दिया है, i भी नहीं दिया है, तो i क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो यहां पे जो i होगा वो क्या होगा, m/12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आ रही चीजें. मास कितना दिया है, 120 ग्राम दिया है. मास इक्वल टू 120 ग्राम, इसका मतलब कितना है 120 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा. ओके ना, समझ में आ रहा है. तो यहां पे पुट कर देंगे और L का वैल्यू कितना दिया है 40 mm एंड B का वैल्यू कितना दिया है 10 mm दिया है ना. तो इसको क्या करेंगे, m इक्वल टू 120 इंटू 10⁻³ अपन में 12. ओके, L का वैल्यू कितना दिया है 40, यानी 40 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन mm में दिया हुआ है, ध्यान रखना. रुको अभी बाहर उसको हम कॉमन करके निकाल लेंगे, ठीक है ना. तो 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. अब देखो यहां mm में दिया है ना, तो 1 mm में कितना मीटर, 10⁻³ मीटर. लेकिन अब स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे यहां पे इंटू 10⁻⁶. समझ में आया अच्छे से. तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा आप लोग निकाल लेना 1.7 इंटू 10⁻⁵ kg मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है. तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आएगा, जैसे ये है, ये हमारा ऐसे मान लो सपोज कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये वाला लेंगे, इसके मतलब इसके अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये लेंथ लेंगे और ये ब्रेथ लेंगे. अगर सपोज कीजिए कि ये अगर कोई भी चीज ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो इस प्लेन को लेंगे, यानी इसमें जो लेंथ लेंगे कौन सा लेंगे, ये लेंथ होगा और ये हमारा ब्रेथ होगा. तो समझ में आ रहा है चीजें, किसको लेना है. ओके, ठीक है. ओके, तो इतना समझ में आ गया. अब क्या टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था 2π√I/mb. अब वैल्यू पुट कर दो और क्या करना है. ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया है, पाई दिया है, ठीक है, इक्वल टू 2π. आई हमने निकाल दिया है, कितना निकाले हैं आई का वैल्यू, आई का वैल्यू निकाले हैं 1.7 इंटू 10⁻⁵. एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 3.4, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इंटू बताओ ये बी का वैल्यू कितना है हमारा, वही निकालना है मुझे. ठीक है, ये पाई से पाई खत्म हो गया. तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 4 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁵. ठीक है ना, अपन में 3.4 इंटू बी. तो b का जो वैल्यू आएगा इधर लिखेंगे b इक्वल टू 4 इंटू
1.7 इंटू 10⁻⁻5 अपन में 3.4। तो जब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो देख सकते हो यहां से, ये 2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके ना, ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, है ना। तो ये बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वहां से भी देख सकते हैं। अगर जिस बच्चे को चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ये एक देखा है कि 2023 में क्वेश्चन मैंने देखा है कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग, ये देखिए मार्च 2022 में आया है। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर स्ट्रीम हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या होता है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा होता है, आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए मैक्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम पता होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर ए होता है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को 1 के साथ डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो डिवाइड कर दूंगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए अपन में क्या ए ओमेगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 100/25 कितना हो गया, 4। ठीक है, यहां पे देखो ओमेगा एक ओमेगा कट जाएगा, ए कट जाएगा, यानी हमारा ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 4 रेडियन पर सेकेंड होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होता है, ठीक है। यानी 2 पाई ओमेगा का वैल्यू कितना है, 4 है ना। तो 4 है तो क्या लिखेंगे, π/2 सेकेंड। समझ में आया, तो π/2 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखिए एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना है, यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना है हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, जिसका मास कितना है, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, यानी 10 मतलब क्या, 10 इंटू 10⁻³ kg, यानी 10⁻² kg हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स एम्पलीट्यूड, कितना दिया है, एम्पलीट्यूड इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। आसान है कि नहीं, अरे बोलिए ना। ओके, कैलकुलेट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, कि ये सपोज दैट कि ये मेन पोजीशन पे है ना। तो ये पेंडुलम कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहां पे कह रहा है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो वहां पे देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है, 1/2 kx² होता है। और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पे जो x है, ये x क्या होता है, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 ka² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए k को क्या लिख सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। ये कहां से आया भाई, तो क्या ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, √k/m होता है, यहां से आया है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखिए मास दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन ओमेगा का पता ही नहीं है। तो अगर पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो ओमेगा भी निकाल लेंगे, है ना, आसान है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 पाई रूट L/g होता है। अरे बोलिए ना, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पाई, L का वैल्यू कितना है हमारा 1 मीटर, अरे बोलो, ठीक है। और g का वैल्यू कितना 9.8 होता है। ओके, अब बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई √1/9.8। ओके, यहां 2 पाई मर गया, है ना।
तो हमारा अल्टीमेटली ओमेगा का जो वैल्यू आएगा √9.8 होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन में 1 में हम पुट कर देंगे सब वैल्यू और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे 1/2 m का वैल्यू क्या है हमारा बताओ 10⁻², है ना। और ओमेगा का वैल्यू क्या है हमारा, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है इंटू 9.8 इंटू उसके बाद एम्पलीट्यूड कितना है 5 इंटू 10⁻², यानी कितना लिखेंगे 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। जब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 1.225 इंटू 10⁻⁴ जूल। ओके, आसान है ना, तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप कर लेना। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। अब सेकेंड पेंडुलम आ गया, इसका मतलब यह है कि इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 2 सेकेंड, यानी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। तो क्या है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम्स इन अ क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ। इसका मतलब इसका जब मैंने लेंथ इंक्रीज कर दिया तो अब सेकेंड पेंडुलम नहीं रहा, तो इनिशियली इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो बाद में इसका टाइम पीरियड कुछ चेंज हो जाएगा। तो इनिशियली हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 सेकेंड है। समझ में आया अच्छे से। अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियल जो लेंथ है वो L1 है, यानी इनिशियल जो लेंथ है वो क्या है हमारा, इनिशियल जो लेंथ है किसका, सेकेंड पेंडुलम का, सेकेंड पेंडुलम का, तो क्या हो जाएगा हमारा L1। अब बाद में हमारा सेकेंड पेंडुलम नहीं रहेगा, तो मान लेते हैं को पेंडुलम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ फाइनल पेंडुलम, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम L2 मान लेते हैं। तो L2 क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इन अ क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ L1 है, यानी अल्टीमेटली हमारा क्या है L2 इक्वल टू क्या है 4L1 है। ओके, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द न्यू पेंडुलम इन 1 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कह रहा है कंप्लीट, यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हर्ज में नहीं कह रहा है, ये जैसे सेकंड में जो आता है वैल्यू वो सेकंड में नहीं आएगा, ये मिनट के फॉर्म में लाना है, यानी 1 मिनट में कितना इसका वैल्यू होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सेकंड में, फिर इसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का क्या होता है 2π√L/g होता है ना, होता है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, T2/T1 है ना, T2 हमें नहीं पता है ना, तो क्या होता है देखो T2/T1 इक्वल क्या लिखेंगे 2π√L2/g अपन में 2π√L1/g, g से g मर गया है, 2π से 2π मर गया क्या, तो T2 का वैल्यू कितना, T2 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन T1 का वैल्यू कितना है 2 है ना। अब देखो ध्यान से, इसको जब कंबाइन करोगे तो L2/L1 आएगा। अब L2 का वैल्यू कितना है, यहां पे 4L1 है, 4L1 अपन में L1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा T2 का जो वैल्यू आ रहा है 2 इंटू यहां से 4 निकलेगा बाहर, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या होता है हमारा टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है ना। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे क्या है T2 है ना, ऐसे तो F2 इक्वल क्या होगा 1/T2 हो जाएगा, यानी कितना 1/4 आ गया। ये किस में है, सेकंड के फॉर्म में है। अगर मिनट के फॉर्म में करेंगे तो हमारा F2 जो आएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड है। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन किस में करना है, हमें 1 मिनट में करना है, तो इसको क्या करेंगे 1/4 अपन में 60,
यानी 1 मिनट पर, देखो 4 बाई पर सेकेंड, सॉरी या 4 सेकेंड यहां पे होगा, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 60/4 इक्वल टू 15 वैल्यू हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑसिलेशन 15 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। ये कितना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड है। समझ में आया अच्छे से, आसान है क्वेश्चन ना। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके अब ये देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, है ना। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास इज 1 kg, बॉडी ऑफ मास है जिसका 1 kg है, कितना है 1 kg है। ओके इज मेड टू ऑसिलेट ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं, कितना है 16 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ये यहां पे ओमेगा पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो ओमेगा निकालना है। अब आपको शायद पता होगा कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, √k/m होता है ना। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, ये मार्च 2019 में पूछा गया है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, मास का वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ओके अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ω/2π हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू कितना हमने निकाला 4/2π, यानी कितना हो जाएगा 2π हर्ट्ज। ओके तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.63 हर्ट्ज, इतना पे भी तुम आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अरे ये भी तो वही क्वेश्चन पूछ दिया लगता है, वही पूछ दिया है, वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए कैसे सेम है, देखिए ध्यान से। अब बॉडी ऑफ मास, इसमें कुछ यूनिट चेंज करना होगा तो उसको चेंज करना बता देते हैं। एक बॉडी ऑफ मास है, ये कब होता है जुलाई 2019, एक कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, जो जिसके बैक लग जाते हैं पेपर ना उनके हैं, ठीक है ना। एक बॉडी ऑफ मास कितना है 1 kg है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट कितना है, देखो ध्यान से, अब यहां पे मैं चेंज करूंगा, k इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। ओके तो इसको डाइन को क्या करेंगे हम न्यूटन में चेंज करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो बताओ 25 इंटू 10⁻³, 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है 10⁻⁵ न्यूटन होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 10⁻²2 मीटर होता है। तो ये किस में आ गया हमारा न्यूटन पर मीटर। ओके तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये जब हम करेंगे 25 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻², तो कितना आ गया 25 न्यूटन पर मीटर आ गया। तो मैं बेसिकली इसीलिए मैं इस क्वेश्चन करा रहा हूं, के का वैल्यू कैसे यूनिट को चेंज करेंगे, ऐसे यूनिट को चेंज करते हैं। ओके ना। अब पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वही क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, तो क्या ओमेगा इक्वल टू √k/m, ठीक है। के का वैल्यू क्या है हमारा, के का वैल्यू क्या है हमारा 25 है, m का वैल्यू कितना है 1 है, कितना आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा f इक्वल टू ω/2π हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा कितना है 5/2π है ना, यानी कितना हो जाएगा 2.5/π हर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और भी छोटा कर सकते हो, 3.14 से डिवाइड कर देना 2.5 को, ठीक है ना। आसान है ना, तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लोगे अच्छे से, है ना। अब सम इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव का हम पीवाईक्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑसिलेशन का देख लिया। देखो ऑसिलेशन कितने क्वेश्चन आसान थे, बस एक ही क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, वही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, है ना। चलिए देखिए अब क्या है, 2 ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ज यानी एंड 340 हर्ज आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव,
यानी दो ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, एक 320 हर्ट्ज का है, एक 340 हर्ट्ज का है, दोनों साउंड एक साथ प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 326.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए तो F1 क्या दिया है हमारा 320 हर्ट्ज दिया है, ओके ना, और F2 हमारा कितना दिया है, अरे बोलिए ना, F2 340 हर्ट्ज दिया है ना। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है हमारा 326.4 मीटर पर सेकंड, ओके। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन वेवलेंथ, यानी ये क्या कह रहा है कि λ1 माइनस λ2 क्या होगा, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो क्या करना है, देखो λ1 माइनस λ2 को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। क्या होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, क्या होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v बाई एफ होता है, ये होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे v बाई F1 वेलोसिटी सब में सेम होगा, v बाई F1 माइनस v बाई F2, ओके। तो v बाहर निकालो तो क्या होगा 1 बाई F1 अपन में 1 अपॉन F2 हो जाएगा। अरे बोलिए ना, तो वेलोसिटी कितना दिया है 326.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। F1 कितना दिया है, F1 दिया है 320, 320 माइनस 1 अपॉन 340। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट बताना, ओके ना। तो 326.4 इंटू क्या करेंगे 320 इंटू 340, है ना। तो क्या होगा 340 माइनस 320, ओके। तो इसको ऐसे लिखेंगे 326.4 इंटू 340 माइनस 320 कितना होगा 20 डिवाइड बाई 320 इंटू 340। इसका जो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट करना, कितना आ रहा है 0.06 मीटर। ये बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो इतना तो करने आता होगा आप लोगों को, है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना। ये क्या कह रहा है कि ए पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कितना दिया है, एक पाइप है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 600 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इतना तो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली यहां पे निकालना है हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स। अब देखिए यहां पे सेकंड क्या कर रहा है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। यानी ये देखिए द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड, यानी क्लोज है वन एंड पे, ठीक है ना, जिसका इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है बराबर है, ये कह रहा है। तो इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ L1 है जो मैंने यहां पे बताया है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल मोड है और ये हमारा क्या है, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन है, ओके ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी सेम है। तो पूछ रहा है कि दोनों पाइप का लेंथ कितना है। तो पहले हम इस पाइप का लेंथ निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। देखिए तो क्या होता है, अगर F1 की बात करें तो क्या होता है v बाई लैम्डा वन। देखो जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो तो दोनों में सेम होगा, तो इसलिए मैंने यहां पे लैम्डा वन लिख दिया है, v बाई लैम्डा वन, ओके। अब ये बताइए यहां पे देखकर बताइए कि ये कितना होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, जैसे देखो समझो ऐसे बात को, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे क्या बोलते हैं, इसको हम पूरा क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है लैम्डा है, और यहां तक क्या बोलेंगे लैम्डा बाई 2,
और उसका आधा क्या बोलेंगे, लैम्डा बाई 4। तो यही तो दिख रहा है, देखो तो ध्यान से देखो, ये वही वाला तो है। तो ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या है हमारा, L1 है। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना है, 2L1 है ना। अब फ्रीक्वेंसी 1 कितना दिया है, 6000। तो इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, ठीक है, इसको यहां पे इसका यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितना है हमारा, 6000 हर्ट्ज है ना। वेलोसिटी कितना दिया है, 330, और लैम्डा 1 का वैल्यू कितना, 2L1 ये दिया हुआ है। तो ये 0 से 0 मर गया है ना। तो हमारा जो L1 का जो वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, 33 बाई कितना आ रहा है, 60, 120 है ना, 120 आएगा, यानी 11 बाई 40 मीटर आएगा। और इसको और छोटा करेंगे तो हमारा इसका जो वैल्यू आ रहा है 27.5 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। ओके, तो हमारा L1 का वैल्यू आ गया है। अब L2 का वैल्यू निकालना है। अभी क्या कह रहा है कि हमारा जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन जो क्लोज एंड पाइप है, वो फर्स्ट ओवरटोन का जो ओपन पाइप है उसका फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं F2 और इसका मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, ठीक है, चाहे F1 डैश मान लेते हैं, इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको हम F1 डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे वेवलेंथ का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले वेवलेंथ का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो पहले इसका निकालते हैं, पहले इसका, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये देखो बताओ, ये कितना है हमारा, ये हमारा लैम्डा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। यानी ये देखो यहां तक हमारा लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 4। यानी 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू क्या है हमारा, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं तो इसका वैल्यू कितना है हमारा, L2 है। यानी हमारा लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा 4L2 बाई 3। इक्वेशन 1 यहां पर रख लो। ओके, समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लैम्डा 1 किसका है, इसका है, ठीक है ना। अब इसकी बात करो, देखो ध्यान से, लैम्डा बाई 4 यहां तक, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, लैम्डा हो जाएगा, है ना। बोलो तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लो लैम्डा 2, इसको मान लो क्या, लैम्डा 2 मान लो, तो लैम्डा 2 इक्वल क्या होगा, L1 हो जाएगा। ओके, अब बस यही वैल्यू हमको पुट करना है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है ना। तो F इक्वल क्या था, V बाई यहां पे मैंने क्या लिखा है, V बाई लैम्डा 1, इसको लैम्डा 1 माना है, इसको यहां पे लैम्डा 1 मिल रहा है, और यहां पे क्या मिल रहा है हमें लैम्डा 2, ठीक है ना। तो V बाई लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई क्या मानेंगे, V बाई लैम्डा 2। ओके, बोलिए ना, ओके ओके, तो V से भी कट जाएगा, खत्म, खल्लास। तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 2। अब बताओ लैम्डा 1 क्या है हमारा, व्हाट इज लैम्डा 1। तो लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 है ऐसे, ठीक है। तो 4L2 बाई 3 लैम्डा 1, और लैम्डा 2 कितना है हमारा, L1 है। तो L1 तो हम निकाल चुके हैं, L1 निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, तो L2 निकालना है। तो L2 क्या हो जाएगा हमारा, L2 इक्वल टू 3L1 अपन में 4 हो जाएगा। अरे बोलिए ना, तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 4, L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 का वैल्यू हमने कितना निकाला यहां पे, 11 बाई 40 वाला करते हैं, ठीक है, 11 बाई 40। ओके, तो कितना हो जाएगा, 33 बाई 160, क्या आ जाएगा, मीटर की सेंटीमीटर, ओ सॉरी ये तो सेंटीमीटर आएगा। ओके, हाँ ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा 33 बाई 160, ये बेसिकली सेंटीमीटर में आ रहा है। ओके ओके, हाँ ये मीटर में आ रहा है, ये ठीक है, ये मीटर में आ रहा है, ये भी मीटर में आ रहा है, ठीक है, ये भी जो वैल्यू आ रहा है किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, 33 बाई 160 मीटर। ओके, समझ में आया अच्छे से। तो आसान है कि नहीं, बहुत ज्यादा आसान है।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। ए वायर लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड मास 2 ग्राम इज इन यूनिसॉन। यूनिसॉन मतलब मिलाप होता है, यानी मिलता है किसके साथ, कि देखो एक वायर है जो 1 मीटर का है, उसको मैंने क्या कर रहा हूं, ट्यूनिंग फोर्क ला रहा हूं और उसको ट्यूनिंग फोर्क को क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रिंग पे टच कर रहा हूं। टच करने के बाद दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तो बताना है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना है। फ्रीक्वेंसी जो दे रहा है कितना दे रहा है, 300 हर्ज दिया हुआ है ना। और इसका जो लेंथ दिया हुआ कितना दिया है, हमारा 1 मीटर दिया है। मास कितना दिया हुआ है, मास है 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ kg, है ना। अब देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे कौन सा फंडामेंटल मोड होगा, फंडामेंटल कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा, सेकंड ओवरटोन होगा, क्या होगा। अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो मान लेना कि ये फंडामेंटल मोड है। समझ में आ रहा अच्छे से। ओके, चलिए, तो इसका बताओ, इसका लेमडा, और ये मान लो लेंथ एल है, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर। तो इसमें हम लेंथ और लेमडा के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना बनेगा, ये λ/2 बनेगा। तो λ/2 इक्वल टू एल है, तो हमारा लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 2l। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 1 इक्वल टू 2 मीटर हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया है। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, √T/μ होता है। कितना होता है, T/μ होता है। म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया हुआ है, मास बताओ, m स्मॉल लिखो यहां पे, ठीक है। कितना दिया है, 2 × 10⁻³ दिया है। l का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो कितना आ गया हमारा, 2 × 10⁻³ आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, एफ लैम्डा, है ना। तो अब इक्वेशन 1 यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन 1 यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव एफ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, √T/μ हो गया। तो एफ लैम्डा, एफ कितना है वैल्यू हमारा, 300। लैम्डा का वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला हमने, इक्वल टू √T/μ का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ओके ना, इसमें किसी को डाउट। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 600 हो जाएगा, 600 का स्क्वायर हो जाएगा, 600 × 600 इक्वल टू T/2 × 10⁻³ हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो T का वैल्यू जो आएगा वो यहां पे होगा T इक्वल टू 600 का स्क्वायर इंटू 2 × 10⁻³ तो इसका जो वैल्यू आएगा 720 न्यूटन आ रहा है। कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 720 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए एसो, देखो जो पहला, जो पिछला, जो अब इसको पढ़ो। A sonometer wire 1 meter long wire 2 gram is in resonance with tuning fork frequency 300 Hz. Find the tension in the sonometer wire. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं पिछला क्वेश्चन किया हूं, दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सब चीज सेम है, तो उसको आप कर लेना, ठीक है ना। दोनों का आंसर सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक है ना। इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेच सोनोमीटर है। ओके, यहां पे कह रहा है कि एक स्ट्रेच सोनोमीटर वायर है, इज इन द यूनिसॉन विद द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। यानी स्टार्टिंग वाला, यानी कह रहा है कि एक स्ट्रेच सोनोमीटर है, वायर है, जो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मिलता है ना। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 5%, ठीक है। यानी अगर हम इनिशियल लेंथ माने सोनोमीटर का, तो उसको मान लो L1, तो हमारा जो लेंथ जो इंक्रीज कर रहा है 5% इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल लेंथ जो है L2 उसको मान ले, वो क्या है हमारा 5% इंक्रीज कर रहा है ना। तो L2 क्या है, L1 प्लस 5% ऑफ L1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो इसको सॉल्व करो, L1 प्लस 5/100
L1 तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ो तो, 1/20 यानी L1 प्लस 1/20 L1 यानी कितना हो जाएगा 20 यानी 21/20 L1 हो जाएगा, इस L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो L2 इक्वल टू 21/20 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बीट हॉट पर सेकेंड, यानी ये देखो जब इनिशियल जो लेंथ था L1 उस समय फ्रीक्वेंसी F1 था, और जब ये 5% इंक्रीज कर दिया लेंथ तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी है मान लो F2 है, तो दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आ रहा है उसी को तो बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहां पे F1 माइनस F2 कितना है 10 दिया हुआ है, समझ में आया अच्छे से, ओके। इसमें किसी को डाउट है क्या, चलो ये हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। अब फ्रीक्वेंसी कौन होगा, F1 होगा F2 होगा, ठीक है। तो देखो ट्यूनिंग फॉर्क जो है स्टार्टिंग में जब लेंथ था उसी के साथ ट्यून किया जा रहा था ना इसके साथ, तो इसलिए हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी निकालना है, F1 फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब चूंकि वायर सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो जब वायर सेम रहता है मटेरियल सेम होता है तो वो ये होता है कि FL इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन, ठीक है। अब जब FL इक्वल टू कांस्टेंट है इसका मतलब ये लिख सकते हैं F1 L1 इक्वल टू F2 L2 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 है, अब मैं इक्वेशन 1 2 3 को यूज करूंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ये बताओ यहां पे F1 L1 ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 यूज कर रहा हूं। अब देखो F2 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो F2 की जगह पे F1 माइनस 10 लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको F2 इक्वल टू F1 माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो ये F1 माइनस 10 लिख देते हैं, F1 माइनस 10 लिख देते हैं, ओके। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, L2 बच रहा है ना। तो L2 का वैल्यू क्या लेंगे, 21/20 L1 लिख देंगे। तो यहां पे L1 मर गया, तो क्या बचेगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस 10 21/20। अब इसको लाओ इधर तो कितना हो जाएगा 20, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, ओ क्या हो गया ये 21 F1 माइनस कितना, गुना करो 210 होगा ना, देखो ना मैंने इसको दिलाया तो कितना हुआ 20 F1, इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा हमारा 21 F1 माइनस 10 इंटू 21 कितना हुआ 210 हो जाएगा। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ तो कितना होगा, माइनस F1 होगा, कितना होगा माइनस 210 होगा, यानी हमारा F1 का वैल्यू कितना आ गया 210 हर्ज हो गया, ठीक है। तो 210 हर्ज हमारा F1 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ओके, ज्यादा भी आसान नहीं लेकिन फिर भी ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे, ओके ओके। अब देखिए वेवलेंथ, अब ये सुपरपोजिशन वेव का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर आर 81/173 मीटर एंड 81/170 मीटर, दे प्रोड्यूस 10 बीट पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये क्या कह रहा है कि वेवलेंथ है जिसका जो टू साउंड वेव एयर में है वो उसका कितना है, एक का लैम्डा 1 है, इसको मान लेते हैं 81.173 है, लैम्डा 2 कितना है हमारा 81/170 है। दे प्रोड्यूस द 10 बीट पर सेकेंड, यानी इसके कोरस्पोंडिंग जो लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 मानेंगे, और लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F2 मानेंगे। तो F1 माइनस F2 कितना है हमारा 10 बीट पर सेकेंड है, ओके। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, है ना। तो क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है ना। तो देखो इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी जो होगा साउंड इन एयर, एयर में जो साउंड का जो वेलोसिटी होगा तो सेम होता है, तो वो v हम लिख देते हैं, उसके जगह पर हम लैम्डा 1 लिख देते हैं, माइनस v बाई लैम्डा 2 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। v को कॉमन निकालते हैं बाहर, तो क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपन में माइनस 1 अपॉन
1 अपन लेमडा 1 माइनस 1 अपन लेमडा 2 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं ना, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले v इसको हम पुट करते हैं। लेमडा 1 का वैल्यू जो होगा वो कितना है हमारा 81 बाई 173 माइनस लेमडा 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 81 अपॉन 170 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है कितना है 10 है। ओके, इसको बेसिकली हमको मॉड में लेना है, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा लेकिन मॉड में लेना है इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको पूरा मॉड हम कर देते हैं, ठीक है, जो वैल्यू मॉड में आएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले जाओ 173 बाई 81, 170 बाई 81, ठीक है, वो खुद ही प्लस में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जो 10 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, v ये कितना हो जाएगा 81, 173 माइनस 173 हो गया, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो क्या करना है, 27 से कट जाएगा ये 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू, ये 27 उधर ले जाओ तो क्या होगा 27 इंटू 10 कितना हो गया 270 मीटर पर सेकेंड। ओके ना, समझाया अच्छे से। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स। ओके, वेब ऑप्टिक्स में ये मार्च 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ द eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between the prism and the eyepiece, 90 centimeter from the eyepiece, okay, the distance between the two virtual magnified image is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light used. देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है, एक स्लिट है, ये हमारा बाई प्रिज्म है, ठीक है ना। लाइट जो है यहां से जा रहा है जिसका डिस्टेंस, मतलब जो स्लिट का जो डिस्टेंस अभी जो है वो कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। ओके, वो है। ओके, यहां से लाइट जा रहा है, लाइट जाते ही क्या हुआ कि अगर लाइट ये ऐसे गया तो ये जो कि प्रिज्म है तो कुछ लाइट क्या होगा, डेविएट करेगा, है ना, तो डेविएट करेगा। और यहां पे बीच में हमने क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जो हमारा आई पीस से यानी स्क्रीन से वो कितने डिस्टेंस पे है, कितना लिखा है 90 सेंटीमीटर, यानी v का वैल्यू कितना है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहां पे हमारा यहां आई पीस में यहां पे स्क्रीन पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। ये कहने क्या मतलब है कि जब हम यहां से देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, और यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है। तो ये डी डैश ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो डी डैश हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, डी डैश इक्वल टू दिया है हमारा 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए तो क्या होगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब यहां पे जो कह रहा है कि इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, यानी स्लिट इतना डिस्टेंस पे है। तो यहां पे ये क्या हमारा आई पीस है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है। तो कैपिटल डी का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 1.2 मीटर। समझ में आया। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। सेंट्रल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कौन सा ये हो जाएगा, ये जो हमारा ये यहां पे जो दिख रहा है फोकल आईपीस पे जो दिख रहा है वो क्या है हमारा 20th ब्राइट बैंड है। क्या है 20th ब्राइट बैंड है। ओके, तो यहां पे जो Y20 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आप खुद देख लीजिए, कितना दिया हुआ है यहाँ पे
0.4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इतना समझ में आ गया अच्छे से, है ना? इसका मतलब n का वैल्यू कितना दिया है? 20 ना, 20 ब्राइट बेंच की बात कर रहा है। ओके, और क्या दिया यहां पे? हाँ, यहां पे ये दिया है कि यहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस जो रखा हुआ है इज प्लेस बिटवीन द बाई प्रिज्म, यानी बाई प्रिज्म और आईपीस के बीच में रखा हुआ है, जो 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस है, यानी आईपीस से 90 सेंटीमीटर में है। इसका मतलब v क्या है? v इज हमारा इमेज डिस्टेंस। ओके ना, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो v का वैल्यू यहां पे कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर। ओके, अब 90 सेंटीमीटर को क्या करो, मीटर में चेंज करो तो कितना होगा? 0.9 मीटर हो जाएगा। ओके, इतना चीज समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, अब जब v 0.9 मीटर हो गया तो बताओ u कितना हो जाएगा? देखो u प्लस v इक्वल टू क्या लिखेंगे? कैपिटल डी है। देखो u प्लस v क्या है? कैपिटल डी है। तो देखो u प्लस v का वैल्यू कितना हमने निकाला? बताओ जल्दी से। 0.9 और कैपिटल डी का वैल्यू कितना है? 1.2। ओके, तो u का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 0.3 मीटर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। आपने जब पढ़ा होगा कि जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है v/u इक्वल टू hi/h0, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो hi/h, ये हमारा इमेज जो है देखो ऐसे ऊपर की तरफ मिल रहा है, ये इमेज हमें मिल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, और ये जो यहां पे जो दिख रहा है ये क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है चीजें? तो यहां पे वही चीज हो रहा है। तो यहां पे v/u यहां पे क्या है? v/u इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे hi की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगा? d'/2 हो जाएगा, और हमारा हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? d/2 हो जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमारा v/u जो होगा वो क्या हो जाएगा? d'/d, ये हो जाएगा। हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? हमें अल्टीमेटली d चाहिए, स्मॉल d चाहिए। तो स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखो ध्यान से, d इक्वल टू हो जाएगा हमारा u d'/v। अब क्या करो तुम? वैल्यू पुट करो। कितना आ गया? u का वैल्यू कितना है हमारा? u का वैल्यू हमने कितना निकाला? 0.3। एंड d' का वैल्यू कितना है? d' का वैल्यू कितना है? 0.9 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई v। v का वैल्यू कितना है हमारा? बताओ जल्दी से। v का वैल्यू हमारा 0.9 है। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, d का वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, इतना चीज समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए, तो d का वैल्यू हमें कितना, यहां पे किनारे यहां लिख लेते हैं कि कितना हमारा वैल्यू आ गया? 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। समझ में आया अच्छे से? ओके, अब मैं कुछ पोर्शन मिटाऊंगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। ओके, तो इसको, ये तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ठीक है? तो ये मिटा देता हूं, ये दिस वन। ओके, उसके बाद ये मिटा देता हूं। ओके, है कि नहीं? मिटाना जरूरी है भाई, कैसे हम कैसे आगे बनाएंगे? तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है कि लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दिस वन। ओके, अब हमें वेवलेंथ निकालना है कि क्या होगा। तो y, एक फॉर्मूला आपको पता है कि yn ब्राइट फ्रिंजेज के लिए हमें फॉर्मूला आता है yn इक्वल टू, यानी n फ्रिंज हो गया n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब यहां yn क्या है? हम y20 की बात करेंगे ना, 28 की बात कर रहे हैं यहां पे। तो 28 की बात करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? y20 इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे? 20 लिख लो। 20 की बात कर रहा है ना, देखो तो ध्यान से। हाँ, 20 की बात कर रहा है। लैम्डा मुझे नहीं पता। d का वैल्यू कितना यहां पे? d का वैल्यू बताओ, 1.2। और d स्मॉल d का वैल्यू मैंने निकाला अभी 0.3
इंटू 10 का पावर -2। अब ये बताइए y20 कितना है? y20 हमने कितना 0.4 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 0.4 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 3 इंटू 0.3 सॉरी 0.3 इंटू 10 का पावर -2। अब कैलकुलेशन है, सब हो गया, ठीक है। क्या होगा? 20 इंटू 1.2। तो इसका जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू 5000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर आएगा, जिसको हम बोलेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप इसको एक बार जरूर करके जाएंगे, ओके ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ जानी नहीं है, बस वही फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा था, है ना। देखिए, द प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ टू स्लिट ऑन अ स्क्रीन perpendicular to the direction of light rays if the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 मीटर away is 2 सेंटीमीटर। यहां क्या कह रहा है? यहां ये कह रहा है कि एक लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया है? 600 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि हमारा जो स्क्रीन है वो क्या है? लाइट रेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। लाइट रेस आ रहा है, उसका परपेंडिकुलर है। तो यहां पर कह रहा है कि इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंज, यानी 10 ब्राइट फ्रिंज मतलब y10 की बात कर रहा है ना। y10 की बात कर रहा है। अब y10 जो है उसका जो वैल्यू है कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे, यानी ये जो स्क्रीन है यहां से 2 मीटर अवे है, यानी कैपिटल डी की बात कर रहा है यहां पे। तो कैपिटल डी क्या है? 2 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, यानी ये क्या है? हमारा स्लिट है ना, ये S1 है, ये S2 है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये स्मॉल डी पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या होता है? yn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ही आता है ना फॉर्मूला। अब चूंकि ये कितना ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा है? 10 वाला ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा है, तो यहां पे y10 लिख दो इक्वल टू यहां पे 10 लिख दो, 10 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे? y10 कितना वैल्यू है हमारा? 2 इंटू 10 का पावर -2, 10 इंटू लैम्डा का वैल्यू, मुझे लैम्डा का वैल्यू पता करना है ना। नहीं, लैम्डा का वैल्यू तो है ही, यानी कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में चेंज करो, 10 का पावर -10। ओ ये क्या हो गया? ओके ओके, 10 का पावर -10 रख लो। ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा? देखो 10 इंटू 6000 इंटू 10 का पावर माइनस, ये इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ कर रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सा और पहले लिखते हैं, ओके, है ना। देखो ध्यान से, y10 का वैल्यू कितना है हमारा? y10 का वैल्यू जो है वो है 2 इंटू 10 के पावर -2 लिखा है, ठीक है। और हमारा n कितना है? 10 है, 10 है ना। ओके, n का वैल्यू 10 और लैम्डा का वैल्यू कितना है बताओ? लैम्डा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में चेंज करो, 10 का पावर -10। और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 2 मीटर दिया है, तो 2 लिख दो, डिवाइड बाई d, यही तो निकालना है। तो d का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? d इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 6000 इंटू 10 का पावर -10 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर -t। तो d का जो वैल्यू आ रहा है 6 इंटू 10 के पावर -4 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया अच्छे से? ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, यहां देखिए सेम प्रॉब्लम, बस वैल्यू चेंजेस। देखिए वहां पे कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम था, यहां पे 4000 स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारा चीज सेम है, ठीक है। तो आप वैसे कैलकुलेट कर लेना, ये फॉर्मूला लगा लेना, yn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। ओके, कर लेना। ओके, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्या है? क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दमी नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखो, इफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज 0.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी
वेलोसिटी इन ग्लास माइनस वेलोसिटी इन वाटर का जो लाइट का जो वेलोसिटी है ग्लास में और वाटर में, उसका जो डिफरेंस है कितना है 0.25 इंटू 10 की पावर 8 है। अब कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी इन एयर, ठीक है ना, क्या कर रहा है वेलोसिटी इन एयर ये निकालना है। तो बताओ यहां पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, ग्लास का और वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो क्या दिया है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या दिया है बताओ जल्दी से, कितना दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एयर 1 पॉइंट, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर 1.5 यानी 3/2। ओके, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 4/3। अब ये बताइए जब हम बात करेंगे किसकी वेलोसिटी ऑफ ग्लास की निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास देखिए एक चीज आपको शायद पता होगा कि हमारा जो वेलोसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं होता है, अरे बोलिए ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू VA, इक्वेशन 1। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू क्या करते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू वेलोसिटी इन एयर, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू ये जो 1 और 2 है वो कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। तो लिख लो, देखो एन ए पुट करो, एन ए देखो 1 क्या है, VG क्या है हमारा NA/NG, अरे बोलो ना, इंटू VA माइनस VW क्या है हमारा, बोलो जल्दी से, NA/NW इंटू VA, ओके, इक्वल टू कितना है 0.25 इंटू 10 के पावर 8 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, NG/NA इक्वल टू 1.5 यानी 3/2, इसका मतलब NA/NG क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, अरे बोलो ना, होगा ना। NA/NG क्या है, देखो NA/NG 2/3, तो क्या लिखेंगे 2/3 VA, ओके, माइनस यहां क्या है NA/NW क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहां पे NW/NA क्या है 4/3, तो NA/NW 3/4 इंटू VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर 8। ओके, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां पे VA कॉमन निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना देखो तो 4 12, यहां पे कितना 8, यहां पे कितना -9, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहां पे। ओके, तो कितना होगा 0.25 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। तो जब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की तो क्या होगा VA इंटू 1/12 हो जाएगा। अब 1/12 इक्वल कितना 0.25 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो हमारा जो VA का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहां लिखें, यहां लिख देता हूं मैं, जगह तो है नहीं है ना, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो VA इक्वल टू, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है VA इक्वल टू 12 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर 8, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ क्वेश्चन में था क्या, कितना आसान क्वेश्चन पूछता है बताइए, है ना। बस पढ़ने की देरी है, पढ़ना स्टार्ट कर दो और क्या, कुछ नहीं करना है ना। यहां कह रहा है इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, देखिए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब हम यहां से लाइट जाता है, सोर्स से लाइट जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे लाइट जब जाएगा, ठीक है, ऐसे जब लाइट जाएगा तो ये यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ऐसे कुछ डेविएट होगा लाइट। तो यहां वाला जब बंदा यहां देखेगा इसको तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा लाइट, कहां से आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है।
ठीक है ना, यहां से ऐसे लाइट आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ S1 S2 दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज ऑफ द स्लिट, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज स्लिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। समझ में आया क्या, यानी मैंने थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बनाया, ऐसे करके मिलाना था, ओके समझ में आया, ओके। तो देखो ये यहां पे क्या है, बेसिकली फॉर्मूला वही लगेगा जो इसमें लगा, इंटरफेरेंस में लगा था, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि वेवलेंथ जो है वो कितना है हमारा 5200 यानी एंगस्ट्रॉम, यानी कितना, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। द फ्रिंजेस विच चेंजेस बाय 1.3 mm, अगर मान लो पहला फ्रिंजेस बीटा 1 है, अब बाद में जो फ्रिंजेस हुआ वो कितना बीटा 2 हो गया, ठीक है, यानी फ्रिंजेस चेंज हुआ कैसे, जब हम स्क्रीन को मूव करेंगे, कितना मूव्स टुवर्ड्स द बाई प्रिज्म, ठीक है ना, ओके ओके ना, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द बाई प्रिज्म, ओके, यानी ये हमारा जो है, ओके, यहां पे इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, हाँ देखिए ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जब हमारा फ्रिंजेस, जब हमारा B1 था तो उस समय हमारा जो स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, D1 था। जब इसका जो डिस्टेंस हो गया, यानी जो स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है अगर D2 हो गया तो उसका फ्रिंज वेट B2 हो गया। तो ये कह रहा है कि जब हमने बीटा 1 यानी जब हमने 1/3 चेंज किया फ्रिंज वेट को, इसका मतलब बीटा 1 माइनस बीटा 2 कितना हो गया हमारा 1.3 mm हो गया, यानी 10⁻³ मीटर हो गया। ये कब हुआ, जब हम स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर लाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि D1 माइनस D2 कितना हो गया, D1 माइनस D2 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, समझ में आया अच्छे से, है ना, यानी कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, समझ में आया। यानी हमने क्या किया, स्क्रीन को बाई प्रिज्म की तरफ लेकर आया, ठीक है ना, तो D1 माइनस D2 कितना होगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेज ऑफ स्लिट क्या होगा, यानी ये स्मॉल d का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको शायद पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा D1 बाई D, बीटा 2 क्या हो जाएगा लैम्डा D2 बाई D, है ना। अब बीटा 1 माइनस बीटा 2 क्या लिख सकते हैं, देखो तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई D इंटू D1 माइनस D2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा 1 माइनस B2 कितना हमारा 1.3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना हमारा 5200 इंटू 10⁻⁻10। स्मॉल d क्या है, स्मॉल d मुझे निकालना है, और D1 माइनस D2 कितना है हमारा, कितना हमने निकाला 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻, यहां जगह नहीं है, ठीक है, यहां पर कर देते हैं, ठीक है, यहां जगह नहीं है, ठीक है, यहां पे जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ओके, इसको मिटा देते हैं, ओके, यहां पे जगह नहीं है, जगह नहीं है, इसको ये इरेज भी नहीं दिख रहा है, अच्छा इसको काट देते हैं, चलिए ठीक है, मैं इसको काट देता हूं, सेट क्या हो रहा है, ओके, इसको हटा देता हूं मैं, इसको यहां छोड़ देता हूं, इसको यहां लिखता हूं। बीटा 1 माइनस बीटा 2 कितना है वैल्यू हमारा 1 पॉइंट छोटा लिख रहा हूं 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू 5200, हमारा लैम्डा कितना 5200 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई, ये हमारा स्मॉल d निकालना है, तो कितना हो जाएगा हमारा D1 माइनस D2 कितना है 50 इंटू 10⁻², ओके। तो यहां से d का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है हमारा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है ना, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें यही करना है कि जब हमारा बाई प्रिंज 50 सेंटीमीटर होता है तो हमारा फ्रिंज विड्थ
1.3 मिलीमीटर चेंज हो जाता है, तो बताना है कि जो वर्चुअल इमेज बना दो स्लिट का वो कितना होगा, वो निकालना है। ठीक है ना, ओके। तो ये आसान क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द पोलराइजिंग एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9.9/5। देखिए यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल कह रहा है। पोलराइजिंग एंगल को हम लोग ब्रिस्टल एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिस्टल एंगल भी बोलते हैं। ओके, इसको ब्रिस्टल एंगल ही बोला जाता है। ठीक है ना, पोलराइजिंग एंगल को। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिस्टल एंगल क्या होता है ना। तो पहले हम डायग्राम से समझेंगे, इसका कुछ डेरिवेशन में देखेंगे कि कैसे ब्रिस्टल एंगल आता है। ठीक है, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, जैसे देखो जैसे हमारा क्या है, सपोज करो कि ये हमारा एयर है ना, ये कोई मटेरियल है, सपोज है कोई मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 हो गया। तो जब ये लाइट ऐसे आता है तो जो लाइट आएगा ये कैसा अनपोलराइज लाइट होगा। तो अनपोलराइज लाइट को ऐसे दिखाते हैं, है ना, और कुछ रिफ्रैक्ट किया होगा, और ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो गया, पोलराइज हो गया। क्या हो गया? पोलराइज हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट जो दिख रहा है वो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, पोलराइज हो गया है। ठीक है, तो समझो पहली बात, ब्रिस्टल एंगल किसको बोलते हैं? ब्रिस्टल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं कि जब लाइट किसी मटेरियल पर स्ट्राइक करता है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो पूरा का पूरा क्या हो, पोलराइज हो। यानी देखो आप एक ही डायरेक्शन में हमारा वेव ऑसिलेट कर रहा है ना। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, ब्रिस्टल एंगल बोलेंगे। और एक कंडीशन ये होता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी हो जाएगा। ओके, समझ में अच्छे से। अब इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ से हम क्या निकालेंगे, ब्रिस्टल एंगल निकालेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, आर है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या? स्नेल्स लॉ एट द जंक्शन, यहां पे। तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन u, इसको u1 मान लो, इसको u2 मान लो, u2 u1 साइन थीटा भी हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे, साइन आर, है ना, इंटू u2, ये लिखेंगे ना। ओके, u1 कितना है, 1 है, इंटू साइन बीटा, साइन थीटा भी, सॉरी, साइनर क्या हो जाएगा बताओ तो जल्दी से, साइनर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं। देखो ये क्या है, देखो r प्लस 90 प्लस थीटा बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो r प्लस थीटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा। तो थीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस r हो जाएगा, है कि नहीं। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस r हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम म्यू2, है ना। अब बताओ यहां पे r के जगह पे, सॉरी यहां पे r के जगह पे नहीं, यहां पे हम करेंगे क्या बोलेंगे हम, r के जगह पे नहीं। ओके, यहां पे करेंगे r के जगह पे नहीं, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा बी। ओके, ये होगा, तो 90 माइनस थीटा बी करो यहां पे। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बी हो जाएगा, इंटू u2, है ना। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, tan थीटा बी इक्वल टू u2। अब u2 का वैल्यू कितना दिया है हमारा, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, यानी म्यू2 का वैल्यू दिया है कितना, 9/5 दिया है। तो यहां पे अब उसका वैल्यू पुट करो, तो यही तो एंगल पूछा है, 9/5। तो थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 9/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 61 डिग्री आएगा। ओके, समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट जो है कि टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी 81/1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यानी हमारा क्या पूछ रहा है, I1/I2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 81/1 है।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है ना, यानी क्या कह रहा है, देखो आपको पता है कि आई जब दो सोर्स मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलेगा वो क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ओके, यही होता है ना। तो बताओ आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, आई मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा cos फाई का वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 लिख सकते हैं। ये हमारा cos फाई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई मैक्सिमम इक्वल टू रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या। सिमिलरली आई मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे, आई मिनिमम के लिए हम यहां पे cos का वैल्यू -1 करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप आई मैक्सिमम वैल्यू ये लिख सकते हो, आई मिनिमम ये लिख सकते हो। ठीक है ना, अब क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, तो बस कर लो इसको, और क्या। तो क्या होगा, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम क्या होगा, बता दो जल्दी से। हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो आई मैक्सिमम कितना है, रूट I1 प्लस रूट I2 ओके का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से I1 को निकाल दूंगा, क्या करूंगा, I1 को निकाल दूंगा। I1 को जब निकालूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, रूट I1 है ना का स्क्वायर यहां पर निकाल देता हूं। ओके, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस रूट I2 बाई I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बोलो, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, रूट I1 यहां भी निकालो, नीचे वाला रूट I1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस रूट I2 बाई I1। ठीक है, ऐसे। ओके, समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखो अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो मिटा देते हैं इस चीज को। देखिए ध्यान से, ओके, तो देखिए क्या करेंगे यहां पे, ओह ये करेंगे यहां। ओके, तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। I2 बाई I1 का वैल्यू कितना है हमारा, I2 बाई I1 का वैल्यू कितना है हमारा, 1/81, 1/81 है ना। तो यहां पे लिख लो ऐसे करके, यानी हमारा 1 प्लस 1/81 रूट में है कि नहीं, रूट का स्क्वायर ऐसे करके है पूरा। ओके, समझ में आया अच्छे से। डिवाइड बाई इसमें क्या होगा हमारा 1 माइनस 1/81 हो जाएगा यहां पे। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, देखो इसका जब रूट निकालेंगे बाहर जाएगा तो यहां पे क्या होगा बताओ जल्दी से, 1/9 होगा, है ना, यानी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई यहां पे क्या होगा 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 9 यानी 10/9 का स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा 10 यानी यहाँ 9 8/9 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचो 9 9 तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा हमारा 10 का स्क्वायर, यानी यहां से देखो 8 और 5 काट दो, यानी 5/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं होगा, देखो कितना हो जाएगा हमारा 25/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ये संभल के करना होगा इस क्वेश्चन को। ओके अब देखिए, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड आर 4/3 एंड 2.42 रेस्पेक्टिवली, ये भी फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड डायमंड। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है 2.42 दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मुझे निकालना है। आपको एक चीज पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है ना। तो अगर लाइट का स्पीड निकालना है, लाइट का स्पीड निकालना है, मान लीजिए किसमें वाटर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हम करेंगे। तो क्या करेंगे देखो, अगर हम वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालते हैं तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे 3 × 10⁸ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3 दिया है, यानी कितना हो जाएगा 9/4 × 10⁸ हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिमिलरली हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा C/ND, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो कितना होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोल दीजिए कितना होता है 2.42, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैं करा चुका हूं। देखो कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ करना है। ये कह रहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस बैंड वेर प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट 150 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 स्लिट, यानी ये बेसिकली ये कह रहा है, ये हमारा क्या है, ये स्लिट है, इसको स्लिट बोलते हैं ना, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस है स्लिट से, यहाँ पे d इक्वल टू कितना दिया हमारा 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और 0.15 mm अपार्ट, यानी स्मॉल डी कह रहा है, स्मॉल डी कह रहा है, कितना स्मॉल डी कह रहा है 0.15 mm, इसका मतलब कितना हो गया 0.15 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है हमारा 6500 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या है बताओ, देखो बताओ मार्च 2019 में आया था, कितना आसान, लैम्डा d/d होता है, लैम्डा कितना है 6500 × 10⁻10 इंटू कैपिटल डी कितना है हमारा 150 × 10⁻²। ओके ना, तो स्मॉल डी कितना है हमारा 0.15 × 10⁻³ जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 6.5 × 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 6.5 mm हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ए मोनोक्रोमेट लाइट वेवलेंथ ऑफ 4 जो वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो है कितना दिया है हमारा 4300 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ स्लिट, यानी स्लिट पे फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसका विड्थ कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया है हमारा, वही निकालना है, वो नहीं पता है वही निकालना है। तो कह रहा है कि फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ए द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट, यानी फर्स्ट मैक्सिमम जो बन रहा है, यानी ये कह रहा है कि यहां से जो एंगल बन रहा है, यहां पे जो फर्स्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो एंगल क्या होगा θ1, वो कितना दिया है हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट मैक्सिमम यहां बनेगा, यानी फर्स्ट मैक्सिमम यहां बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, a sin θ इक्वल टू क्या होता है 2n + 1
इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। डिफ्रैक्शन ये होता है ना। तो अगर हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है तो यहां पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, है ना। तो a इंटू थीटा 1, यहां पे n भी होता है, तो थीटा हमारा a साइन 4, ये कंडीशन फॉर किसका है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का कंडीशन होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो अगर मैं फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करता हूं, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूंगा तो यहां पे जो n का वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, a साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, लैम्डा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, लैम्डा को बाद में पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको बाद में पुट करेंगे, जब सारा पुट करेंगे ना तब पुट करेंगे, ठीक है, लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब देखो a साइन कितना 30, थीटा 1 का वैल्यू कितना है 30 दिया है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस यानी 3 बाई 2, लैम्डा का वैल्यू कितना है 430 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर दो तो क्या होगा 10 का पावर माइनस 10 मीटर, ओके। तो a का जो वैल्यू आ जाएगा 3/2 इंटू 4300 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइड बाई साइन 30। अब देखो यहाँ पे साइन 30 1/2 होगा, ये कट जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 3 इंटू 4300 इंटू 10 का पावर माइनस 10, तो इसका जो a का जो वैल्यू आएगा 1.29 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 1.29 माइक्रोमीटर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ना। कब आया था, मार्च 2019, ठीक है। अब देखिए द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल वेव्स अराइविंग एट द पॉइंट इज 371 लैम्डा, ओके। तो 371 लैम्डा को क्या करेंगे 4 ठीक है 14 हो गया, और उसके बाद हमारा 7, ओके। यहां देखो तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मतलब डेल एक्स कितना दिया है हमारा, यहां पे दिया है, इसको लिखा है 371 लैम्डा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 742 टू लैम्डा बाई 2। अब कह रहा है कि इज द पॉइंट ब्राइट और डार्क, तो हमें क्या है कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आता है तो हमें क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। तो ये क्या मिलेगा हमें, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा, समझ में आया चीजें, यानी ब्राइट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ये कहने का मतलब है, ओके ना। अब यहां कह रहा है कि इफ द पाथ डिफरेंस इज 0.2 mm कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, यानी फिर ये जो वैल्यू दे दिया है ये तो लैम्डा के फॉर्म में दिया है, और ये जो दिया है ये पूरा वैल्यू दिया है 0.24 mm। अब इसको तुम क्या करो 0.24 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर में लिख लो, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 371 लैम्डा के बराबर है ना, ओके। अब इसका लैम्डा निकाल लो, और क्या, तो लैम्डा इक्वल क्या होगा 0.24 इंटू 10 का पावर माइनस 3 अपन में 371, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6469 एंगस्ट्रॉम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट, है ना, यानी ये d का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 0.5 mm apart, and interference is observed on a screen placed at a distance 100 centimeter from the slit। यानी जो इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व हो रहा है वो यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है हमारा, यानी कैपिटल डी है, वो कितना दिया 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करो ना पहले मीटर में चेंज करो तो क्या होगा 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का, और ये कितना है मिलीमीटर में दिया है ना, तो 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर दिया है। अब यहां पे क्या कर रहा है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको थोड़ा सा अच्छा लगा ये, है ना, हालांकि ज्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। इट इज फाउंड दैट
ninth bright fringes is at a distance of 8.835 from the second dark fringes। ये क्या कह रहा है? यानी ये कह रहा है कि जो नाइन्थ जो ब्राइट फ्रिंजेस है और जो डार्क फ्रिंज, सेकेंड जो डार्क फ्रिंज है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है हमारा 8.835 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हमारा क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा है। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस है 9 फ्रिंजेस का, उसको y9 बोलेंगे। यानी ये जो डिस्टेंस वो कितना हमारा है? y9, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारा? इसको मान लेते हैं y2 डैश। ये क्या है हमारा? डार्क है ना, इसलिए मैंने y2 डैश बोल दिया है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा? y2 डैश। यानी ये हमारा ब्राइट बन रहा है इसलिए b लिख देता हूं, यहां पे डार्क बनेगा इसलिए कैपिटल D लिख दे रहा हूं। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 8.835 हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर फ्रिंज, यानी सेम साइड में हो रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ब्राइट के लिए अलग होता है, डार्क के लिए अलग होता है। तो ब्राइट के लिए क्या होता है हमारा? n लैम्डा d बाई स्मॉल d, ये होता है ब्राइट के लिए, ठीक है ना। ओके, और इसके लिए क्या होता है? 2n, क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू लैम्डा बाई 2d, ये होता है। और इसका जो वैल्यू है कितना है? 8.835 हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां का वैल्यू n का वैल्यू कितना है? इसको हम n डैश मान ले, क्या n डैश ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि अलग दिखे। ओके, तो यहां पे जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 9 होगा, है ना। और इसमें से क्या कॉमन? ये कॉमन निकाल देता हूं इसमें से, ठीक है। चलो बाद में कॉमन निकालेंगे। लैम्डा नहीं, अभी निकाल लेता हूं, ठीक है। कॉमन क्या निकालूंगा बताओ? लैम्डा कॉमन आएगा। देखो यहां की स्मॉल कैपिटल D छूट गया, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा D बाई स्मॉल d कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? 2n n डैश माइनस 1, और क्या हो जाएगा यहां पे? देखो तो ध्यान से, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 8.835। आप अलग अलग करके निकाल लेना, ठीक है। मैं तो एक ही साथ कर दिया हूं, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो देखो ध्यान से, लैम्डा का वैल्यू कितना है हमारा? कितना मैंने निकाला? लैम्डा का वैल्यू कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है क्या? लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है। ओके ओके, क्या पूछ रहा है? लैम्डा ही तो पूछ रहा है। डी दिया हुआ है, देखो लैम्डा, कैपिटल डी क्या है हमारा? कैपिटल डी हमारा 1 मीटर है तो 1 लिख दो। और स्मॉल डी कितना है हमारा? 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां पे n का वैल्यू क्या है? 9 करा, 9 ब्राइट फ्रिंज, नहीं n का वैल्यू 9 लिख देंगे। 9 माइनस यहां पे कितना लेंगे? n का वैल्यू, n डैश का वैल्यू 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2। ओके, तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आ रहा है यहां पे? 8.835। अब देखिए यह 8.835 जो वैल्यू आया है वो किसमें? mm में आया है। तो इसको यहां पे mm में चेंज कर दो, यहां भी चेंज कर दो, ठीक है। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा y बाई 0.5 ऊपर 10 का पावर 3 लिख दो, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पे? यहां पे इंटू नहीं होगा, 9, ये 2 से 2 नहीं, सॉरी 2 से 2 भी निकाल देंगे। 9 माइनस कितना आ जाएगा? 4, यानी 3/2 ये होगा, इक्वल टू कितना है हमारा? 8.835 इंटू 10 का पावर माइनस 3, है ना। तो यहां से जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 5.89 इंटू 10 का पावर 7 मीटर। तुम लोग क्या करना, अलग अलग निकालना, पहले
अलग निकालना, पहले ब्राइट का निकाल लेना, फिर डार्क का निकालना, फिर करना, ठीक है ना, भले ही लैम्डा डी बाई डी वैल्यू मत निकालना, लेकिन अलग अलग सब करके निकाल लेना, ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फिल्ड विथ एयर हैज एन एरिया कितना दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसको क्या करो मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 का मीटर स्क्वायर। इसका प्लेट सेपरेशन यानी देखो अगर ये हमारा प्लेट है जिसके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है d, और एरिया, अगर एरिया की बात करते हैं ये एरिया हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये एरिया दिया हुआ, स्मॉल डिस्टेंस भी कितना दिया है हमारा दिया है कितना 3 mm दिया है। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, क्या पूछा है, तो C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन A अपॉन D होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो एप्सिलॉन क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12। A का वैल्यू कितना है हमारा A का वैल्यू 6 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई स्मॉल d का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.77 इंटू 10⁻12 मीटर। अब इसको क्या करेंगे 1.77 इक्वल टू क्या लेंगे पिकोमीटर, सॉरी हाँ पिकोमीटर, इसका बोलेंगे पिकोमीटर, ओके। आगे बढ़ेंगे, है ना। ये देखिए ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। जैसे एक चार्ज है, एक क्यू है, एक माइनस क्यू है, ठीक है चार्ज का जो वैल्यू है कितना है 1 माइक्रोकूलम है, यानी 1 इंटू 10⁻6 कूलम है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम 12 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं। तो 12 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी 2 इंटू 10⁻² मीटर। अब कह रहा है कि द डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10, यानी इस डाइपोल को क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कहां रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो E का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ रहा है ना। तो बताना ये है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। तो क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क, यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है PE। P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, PE sin थीटा, ठीक है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, यानी थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो यहां पे क्या लेंगे P के जगह पे क्या होता है Q इंटू 12 होता है, यानी व्हाट इज डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 अपोजिट चार्जेस, ये होता है इंटू E। और साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया तो उसको छोड़ देते हैं, है ना। यहां पे क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें टॉर्क मैक्सिमम निकालना है। तो क्या होगा Q का वैल्यू कितना दिया है बताओ जल्दी से 1 इंटू 10⁻6, और 12 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ओके ना। और E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से E का वैल्यू बता दीजिए 10⁵ हो जाएगा, है ना। तो ये देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 2 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁵, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, किस में आ जाएगा हमारा न्यूटन मीटर आ जाएगा, ओके। आसान है ना, ओके। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन दूसरा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, यानी पहले डाइपोल था 0 डिग्री था, बाद में कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो वर्क कितना वर्क करना पड़ा, यानी θ1 से θ2 जाने में, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में वो वर्क डाइपोल को कितना करना पड़ा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है PE cos θ1 इंटू cos θ2, ये हो जाएगा, ओके। अब P का वैल्यू क्या है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू E।
तो क्या यहां पर रखेंगे, cos 0 पहले रखेंगे, फिर कब कितना हो गया, पहले 0 था फिर बाद में कितना हो गया 180, तो cos 180 लिख लेंगे। ठीक है, अब Q का वैल्यू लिख लो यहां पे, Q का वैल्यू कितना है हमारा 1 इंटू 10⁻⁻6 और 12 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻t। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻5 और इसका वैल्यू कितना देखो cos 0 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा इंटू 2। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। आसान है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए एक स्मॉल पार्टिकल है, ए स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between the two horizontal plate 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दो प्लेट है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है 10 सेंटीमीटर है कि ना, और उसके बीच में दो प्लेट के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम में है, और वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। अब कह रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 400 वोल्ट है। ठीक है, तो बताना है कि पार्टिकल का मास कितना है, यानी चार्ज पार्टिकल का मास कितना है। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। अब देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बीच में, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो खुद सोचो कि इस मास में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तब जाके दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आपको पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि ये कहां जा रहा है, कितना फोर्स क्या लग रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, यही होता है ना, ई स्क्वायर डी बाई डी एक्स होता है। तो डेल वी कितना दिया हुआ है बताओ 4000, और डेल एक्स कितना दिया हुआ है बताओ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 400 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा न्यूटन सॉरी वोल्ट पर मीटर। ओके, इतना समझ आ गया। अब यहां देखो, अब इक्विलिब्रियम में है तो इसको लिख सकते हैं एफ ई इक्वल टू एफ जी लिख सकते हैं, है ना। अब एफ ई क्या होता है क्यू ई होता है, इक्वल टू क्या होता है एफ जी क्या होता है एम जी होता है। अब मुझे क्या निकालना है, एम निकालना है। ठीक है, यहां पर निकालते हैं। ओके, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे देखो ध्यान से, क्यू ई बाई जी हो जाएगा। अब क्यू का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, क्यू का वैल्यू कितना है हमारा, कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई का वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10⁻4, जी का वैल्यू कितना है 9.8, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा 6.5 इंटू 10⁻16 kg। आसान है ना, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मार्च 2020 में आया। पता नहीं इतना क्वेश्चन आसान क्यों पूछता है। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जब ये सपोज करो कि ये हमारा कैपेसिटर है, इसके अंदर जब डाइइलेक्ट्रिक डाला गया है ना, तो इसका जो K का वैल्यू है वो कितना है 5 है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 40 माइक्रो फराड आ रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव्ड, है ना। इसका मतलब जब इसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी ये निकाल देंगे तो हमारा C0 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको शायद पता है कि हमारा C जो होता है वो कितना होता है K C0 होता है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए हमें क्या पूछ रहा है, C का वैल्यू दिया है 40 माइक्रो फराड, K का वैल्यू कितना है हमें दिया है 5 दिया है, तो 5 लिख दो यहां पे, और C0 हमें निकालना है, तो C0 कितना हो जाएगा 40/5 यानी 8
8 माइक्रो फराड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ 10 माइक्रो फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी। तो देखो ऐसे है कनेक्टेड, जैसे ये कैपेसिटर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैटरी से जो कनेक्टेड है कितना है, 100 वोल्ट है। सी का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रो फराड है। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, बहुत सारे 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 Q स्क्वायर है, 2C होता है, 1/2 QV भी होता है। लेकिन कौन सा लगाएंगे, यहां C दिया है, यहां V दिया है, तो ये पहला वाला लगाएंगे। तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर लगाएंगे। तो 1/2 C का वैल्यू बताओ जल्दी से, 10 इंटू 10 का पावर माइनस माइक्रो फराड है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। 10 का पावर माइनस 6 फराड हो जाएगा, और हमारा वोल्ट कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो सब हमने सही लिख दिया ना, 1/2 CV स्क्वायर C इंटू वोल्ट का स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा जो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मैं वीडियो लाऊं, आपके लिए लेक्चर्स लाऊं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन जो चलेगा वो 4 चैप्टर का ही होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अगले सेक्शन में 2 या 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप उसको, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि कमेंट जरूर कीजिएगा। और आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।